ठीक है बेटे, तो राइजोमॉर्फ देख रहे थे हम लोग। नेम इंडिकेट क्या कर रहे हैं? जिसका अपीयरेंस रूट लाइक हो, जिसकी मॉर्फोलॉजी दिखने में रूट लाइक स्ट्रक्चर हो। अब क्या होता है ना, इसको प्लांट में क्यों कंफ्यूज करते थे फंजाई को, उसका एक ये भी फीचर है। ठीक, कैसे अपीयरेंस हो गया इसका रूट लाइक? जस्ट जब सॉइल में पेनिट्रेट करता है, अब आपको रूट कैप एक चीज, एक स्ट्रक्चर होता है। जस्ट सपोज अगर ये रूट है तो इसके आगे रूट कैप होता है। जब एपिकल, एपिकल मतलब एपेक्स, ठीक, एपेक्स पोर्शन पे रूट ग्रो कर रहा है, तो रूट का केस क्या होता है, उसको सॉइल में ग्रो करना होता है। स्टेम का केस क्या है, वो एकदम खुले आसमान में ग्रो कर रहा है, उसको कोई भी ऐसे हिंड्रेंस का हिंड्रेंस से जैसे उसको इंटरेक्शन नहीं करना पड़ेगा, उसको खुला एक आसमान मिल रहा है, उस पर वो ग्रो कर रहा है। ठीक, लेकिन रूट आपकी जितनी अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेगी तो उसमें स्ट्रक्चर, उसको क्या होना पड़ता है, यहाँ की मिट्टी से, यहाँ के कंकड़ से, यहाँ के डिफरेंट डिफरेंट जो सराउंडिंग में ऑर्गेनिज्म हो या वॉट एवर, उन सब से इंटरेक्ट करना पड़ता है। समझना है इस चीज को। ठीक, तो उसके आगे एक रिजिड सा थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज रूट कैप। ठीक, फिर बाकी इधर रूट में हेयर वगैरह होते हैं, वो सब हम लोग रूट जब पढ़ेंगे तब। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ये प्रोटेक्शन दे रहा है। जैसे पेन में कैप लगी होती है ना, पेन में कैप लगाते हो आप, जिटर वगैरह, पेन को छोड़ दो, जो पीछे बटन होती है उसको जोड़ दो, बट जनरली आप देखोगे पेन में एक कैप होती है। क्लियर? किस लिए कैप होती है? ताकि पेन की जो निब है उसको प्रोटेक्शन मिल सके, चाहे वो डॉट पेन हो या फाउंटेन पेन हो, लेकिन प्रोटेक्शन का काम करे। सेम वे में रूट आपकी इधर से ग्रो कर रही है, उसको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? ये कैप। तो ये एक रिजिड सा स्ट्रक्चर दिखता है। अब आपने देखा इस तरीके की हाइफी है, हाइफी हाइफी, अब हम जस्ट कहें कि एक हाइफी एक्यूमुलेट होके इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाई जा रही है और सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करती जा रही है। जस्ट देखो कि ये हाइफी है, ये बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, इसके अंदर ये ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, हाइफी माइसिलियम, हाइफी माइसिलियम, इस तरीके से स्ट्रक्चर है। तो ये क्या अपीयरेंस आपको रूट लाइक दिखा? ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया, ये अपीयरेंस आपको रूट लाइक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? और एक्चुअली में ये क्या है? फंजाई की माइसिलियम। तो हम इसको बोल सकते हैं इस फंजाई के स्पेशल कैरेक्टर को राइजोमॉर्फ। कोई दिक्कत? कोई मेरे को रोकेगा तो नहीं इसको राइजोमॉर्फ करने पे? नहीं रोकोगे ना बच्चे पार्टी? तो यही चीज है। तो जस्ट आप ध्यान में रखोगे कि फंजाई की वो हाइफी, वो कॉलोनी, वो माइसिलियम जो ग्रो कर रही है और सॉइल के अंदर ग्रो कर रही है, पेनिट्रेट कर करके ग्रो कर रही है, उसको एक थिक कवरिंग बनाने, क्योंकि देखो अब सिंगल हाइफी एक सॉइल के अंदर, सिंगल हाइफी ऐसे नहीं ग्रो कर पाएगी, वो नहीं मिट्टी को, कंकड़ को, सबको हटा पाएगी। जैसे होता है ना कि एक बंच ऑफ, आप लकड़ी का वो स्टोरी सुने होगे कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, पूरे बंच ऑफ लकड़ी के टुकड़े अगर हम ले लें तो हम उसको नहीं, तो एकता में शक्ति टाइप। तो उसी तरीके से इसको अगर इस सॉइल को पेनिट्रेट करना होगा तो इसको बहुत सारी हाइफी को एक्यूमुलेट होके जाना होगा, तो वो स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखेगा? रूट लाइक। तो राइजोमॉर्फ स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर हो गया। थिक स्टैंड ऑफ सोमैटिक हाइफी इन विच मेनी हाइफी इन विच, रिपीट हो गया, in which many hyphae aggregate so much that they lose their individuality, behaving as a organized unit। एक यूनिटी, यूनिटी में शक्ति दिखा रहे हैं ये लोग, ठीक है, पावर ऑफ यूनिटी दिखा रहे हैं। रिजेंबल्स विद द रूट एपेक्स। कौन सा एपेक्स? रूट एपेक्स, जो अभी मैंने बताया आपको, रूट कैप। क्लियर? ऑफ हायर प्लांट्स ग्रो एपिकली। एपेक्स मतलब उसका टिप का पोर्शन, शूट एपेक्स मतलब शूट का सबसे ऊपर का पार्ट, रूट एपेक्स मतलब रूट का सबसे ऊपर का पार्ट। तो वो आपको प्लांट का सबसे नीचे का पार्ट होगा। जैसे सपोज ये मैं सॉइल बना रही हूँ और ये एक प्लांट है और मैं इसको बोलूँ कि रूट एपेक्स कहाँ होगा, तो तुम ये कहोगे तो ये गलत हो जाएगा। रूट का सबसे एपिकल पार्ट इधर होगा और शूट का सबसे एपिकल पार्ट इधर होगा। तो ये सब प्लांट मॉर्फोलॉजी की चीजें हैं, अभी इनके लिए बहुत वरी नहीं होना है। बस जहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी आ रही है, और आपका मोटो ये रहना चाहिए कि आप कुछ भी रटोगे नहीं एक्सेप्ट टर्मिनोलॉजी। ठीक, तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? राइजोमॉर्फ। स्क्लेरोसिया अगेन इंपॉर्टेंट है, क्लेविसेप्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है, जिससे एलएसडी,
ठीक है, अब एलएसडी पे हम नहीं जा रहे हैं। जो होती है लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड सिक्रीशन होता है जिससे, और उसको नशे वगैरह के यूज करते हैं, और इससे क्वेश्चन आता है तो हम इसको कल के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। जस्ट अभी हम लोग जो टाइप्स देख रहे हैं उस पर ही फोकस करते हैं। तो वो क्या करेंगे, स्क्लेरोशिया आपको नेम इंडिकेट कर रहा है कि उसके सराउंडिंग में कोई हार्ड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक, और ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी ग्रो कर सकती है। हार्ड स्ट्रक्चर आते ही आपको अनफेवरेबल कंडीशन माइंड में आ जाना चाहिए। तो हाइफी एग्रीगेट्स टू फॉर्म हार्ड कॉम्पैक्ट स्यूडो पैरेन्काइमेटस रेस्टिंग स्ट्रक्चर। जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होगा, अपनी मेटाबॉलिज्म को लो करके वो कन्वर्ट हो जाएगा किसी ऐसे स्ट्रक्चर में कि वो रेस्टिंग स्ट्रक्चर में चला गया। क्लियर? तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्क्लेरोशिया। जस्ट अब आपको कैसे इसका कल मैं इमेज डाल दूंगी जब मैं क्लेविसेप की आपको डिजीज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, एलएसडी पढ़ाऊंगी वहां पे। तो ये हाइफी ऐसे एक्यूमुलेट होगी जैसे एकाइनेट्स में मैंने बताया कि एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन गया, सराउंडिंग में एक हार्ड कवरिंग बन गया, अंदर साइटोप्लाज्म फूड सब प्रेजेंट है। जब तक बाहर की अनफेवरेबल कंडीशन है तब तक ये अंदर की मैकेनिज्म को एकदम स्लो डाउन करके चल जाएगा। जैसे सपोज एक बेटा, छोटा सा एग्जांपल समझना, तुम लोगों ने देखा होगा मम्मी लोग को फास्टिंग करते हुए, करवा चौथ करते हुए देखा होगा, तीज वगैरह व्रत करते हुए देखा होगा। उस दिन वो बाहर से कोई फूड नहीं ले रही हैं, लेकिन वो खुद भी, अब कुछ इसके एक्सेप्शन होते हैं, जैसे हम लोग हैं तो हम इसके एक्सेप्शन हो जाएंगे, हमारी क्लासेस चलेंगी तो हम वहां पे जाएंगे। इसी तरह अभी तीज के दिन जैसे तुम लोग की क्लास ले रही थी मैं, तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी हम बाकी जहाँ पे हम कर सकते हैं कंपनसेट, वहां पे हम कंपनसेट करेंगे, घर में काम कम करेंगे। ठीक, तो उससे क्या होगा, हमारे इंटरनल मेटाबॉलिज्म के लिए जो ऑलरेडी न्यूट्रिएंट बॉडी में प्रेजेंट है उसको हम यूज करके उस दिन का पूरा हमारा सर्वाइवल चल रहा होगा। क्लियर बेटा? उसी तरीके से अनफेवरेबल कंडीशन आप जब भी पढ़ोगे, एल्गी के रिस्पेक्ट में, फंजाई के रिस्पेक्ट में, किसी बैक्टीरिया और किसी ऑर्गेनिस्ट के रिस्पेक्ट में, स्पोर के रिस्पेक्ट में, तो आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए कि बाहर का इन्वायरमेंट उसके फेवर में नहीं है, तो उसने एक्यूमुलेट कर रखी है, अपनी मेटाबॉलिज्म को डाउन कर रखा है, ताकि वो उस अनफेवरेबल कंडीशन को पास कर जाए और जो फेवरेबल कंडीशन आए तो वो ग्रो कर जाए। तो सेम वे में हाइफी एग्रीगेट करके हार्ड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना दिया, जो लुक कैसा उसका लुक दिखेगा, अगेन पैरेन्काइमेटस लुक दिखेगा। ट्रू पैरेन्काइमेटस नहीं होगा इसलिए उसको स्यूडो पैरेन्काइमेटस कह देंगे, और रेस्टिंग स्ट्रक्चर है वो। तो क्लेविसेप इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि इससे एक ड्रग आइसोलेट करते हैं, एलएसडी, जिसके बारे में कल बात करेंगे। नाउ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या हो गया, वो स्ट्रक्चर जिसको हम माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, वो स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है बेटा यहाँ तक? मनाली, नो का मतलब नहीं क्लियर है या किसी और चीज के रिप्लाई है? पहले का रिप्लाई है कुछ। ठीक है बेटा, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट ऑलरेडी पढ़े हुए मिलेंगे, तो हम इसको फास्ट एक बार। यस बेटा, गॉट इट। द सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन एंड सेलुलोज। ठीक है, काइटिनस तो होती है मेन कंपोनेंट, लेकिन कुछ में सेलुलोज भी दिखेगा आपको, तो आपको ये ध्यान में रखना है। यूकैरियोटिक सेल जब एक पूछा जाए तो काइटिन को आपको नंबर 1 पे रखना है, फंजाई सेल वॉल काइटिन की, बट कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे सेलुलोज भी आपको मिलेगा, लेकिन कोई भी प्लांट इसका एक्सेप्शन नहीं है कि प्लांट में आपको काइटिन मिल जाए। ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। तो प्लांट में काइटिनस सेल वॉल नहीं दिखेगी। यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो अब आपको यूकैरियोटिक सेल के सारे फीचर ध्यान में चलने चाहिए। वहाँ पे कैसा न्यूक्लियस है, कैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कैसा गोल्जी है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, वो सब चलना चाहिए। यूनिन्यूक्लिएट टू सिनोसिटिक, आपने देखा एक इनिशियल यूनिन्यूक्लिएट सेल भी है और एक यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट है, और एक आगे इवॉल्व होके सेप्टेशन एसेप्टेट कंडीशन में जाके वो सिनोसिटिक कंडीशन को भी शो कर रही हैं। ठीक, और ज्यादा इवॉल्व हुई हैं तो सेप्टेशन आ गया, सेप्टेशन आया तो उसमें सिंपल और डॉलीबोर सेप्टा आया। लैक प्लास्टिड एंड क्लोरोप्लास्ट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एक्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, यूकैरियोटिक का फीचर है ये, प्लांट में नहीं है। क्यों नहीं है, इसके लिए आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा, कभी आप सब्जेक्टिव लिखो तो। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ऑल आर हेट्रोट्रॉफिक। ठीक, ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, लेकिन ऑटोट्रॉफिक नहीं हो सकते हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, अब आपको प्लांट से रिजेम्बलेंस को शो करके अगर पॉइंट देना है तो आप वहां पे दिखा सकते हो कि प्लांट सेल की तरह
फंजाई सेल में भी क्या होता है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। सेंट्रल वैक्यूल क्या होता है ये आपको पता होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, व्हाट इज द लिक्विड ऑफ सेंट्रल वैक्यूल इज नोन एज, एंड द बाउंड्री ऑफ सेंट्रल वैक्यूल इज नोन एज, बाउंड्री मेम्ब्रेन कह लो, बाउंड्री कह लो, उसको क्या कहते हैं, और जो लिक्विड उसके अंदर होता है उसको क्या कहते हैं। व्हाट्सएप करना है इसका आंसर। इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस, कैरियोकोरोसिस। अब इसी पे हम आज कंप्लीट करते हैं आज का लेक्चर। लोमाजोम्स प्रेजेंट, तो ये दो स्ट्रक्चर और हम लोग देख लेते हैं, ठीक। अब आपको हमने बताया जैसे बेटा सेप्टा हटा दिया और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो गई, तो बेटा एक जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को पता होगा सेल डिवीजन होता है, क्रोमोसोम नंबर हर हर जनरेशन टू जनरेशन सेम चलना चाहिए, अदरवाइज वो दूसरी स्पीसीज हो जाएगी या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा। सिंपल वे में एकदम समझो, ठीक है। तो अब जब एक सेल है, एसेप्टेट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, इसका न्यूक्लियस, ये सारे न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, और ये सब एक सेल के अंदर है। तो देयर में भी चांसेस कि इनके क्रोमोसोम इससे अटैच्ड हो जाएं, इसके क्रोमोसोम इससे अटैच्ड हो जाएं, इसके क्रोमोसोम इससे अटैच्ड हो जाएं। आपको रिजल्टेंट जो नई हाइफी मिलेगी फंजाई की, उसका क्रोमोसोम नंबर वेरी कर सकता है। अपनी इंफॉर्मेशन के लिए नोट डाउन कर लो कि फंजाई जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, एन होता है, ठीक। तो क्रोमोसोम नंबर अब यहाँ पे वेरी कर सकता है, तो इसको क्या, इसके स्ट्रक्चर में एक गॉड गिफ्टेड कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके डिवीजन के टाइम, अब ध्यान से सुन लो, इसके डिवीजन के टाइम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं डिजेनरेट होती है। अब जो भी इसको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज करना है, न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट न्यूक्लियस के अंदर ही डिवाइड हो गया, क्लियर। इस तरीके के सेल डिवीजन को या इस तरीके के न्यूक्लियर डिवीजन को, इसके अंदर ही स्पिंडल एपरेटस बनेगा, इसके अंदर ही सेपरेशन होगा, वो हम सेल डिवीजन के मैकेनिज्म में बताएंगे कि क्या क्या होगा। बट कॉन्सेप्ट ये है कि इसका क्रोमोसोम इसके पास रहेगा, इसका क्रोमोसोम इसके पास रहेगा, इसका क्रोमोसोम इसके पास रहेगा, इसका क्रोमोसोम इसके पास रहेगा। तो इसको क्या बोल दिया मैंने, इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस। इंट्रा मीन्स अंदर, एक्स्ट्रा मीन्स बाहर, इंटर मीन्स दो के बीच में। अगेन एंड अगेन आई रिपीट दैट टर्मिनोलॉजी, ठीक। इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस, इस न्यूक्लियस के अंदर ही माइटोसिस डिवीजन के टाइम सारा फॉर्मेशन होगा, स्पिंडल बने, क्रोमेटिन कंडेंस हो, क्रोमोसोम बने, ठीक, वो अरेंज हो, स्पिंडल एपरेटस, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सब कुछ मैंने सेल चैप्टर में बताया, सिर्फ सेल डिवीजन के स्टेजेस नहीं बताए। क्लियर बेटा ये टॉपिक। तो इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस हो रही है, इस तरीके की माइटोसिस को बोलते हैं कैरियोकोरेसिस। कैरियो मीन्स हो जाता है न्यूक्लियस, और ये जो डिवीजन है दैट इज कोरेसिस। तो कैरियोकोरेसिस, तो एक हाइफी जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जब ये हाइफी डिवाइड करेगी तो उसका हर एक न्यूक्लियस अपने कंटेंट को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही डिवाइड कर लेगा, अपने न्यूक्लियस के अंदर ही डिवाइड करेगा, क्लियर। और फिर वो सेपरेट कर जाएगा, तो दोनों के मिक्सिंग के चांसेस नहीं रहेंगे, क्लियर है बेटा। लोमाजोम्स, अब लोमाजोम्स क्या हो गए, लोमाजोम्स स्ट्रक्चर हो गए, सिंपली आप रुक जाओ, ये क्लियर है इंट्रान्यूक्लियर माइटोसिस। अब लोमाजोम्स के लिए हम वापस स्ट्रक्चर पे चलते हैं। फंजाई का क्या हो गया, ये सेल वॉल हो गया, ये क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सी लेयर होगी बाद में बता ही दिया, वैसे मैंने पूछ लेना चाहिए तुम लोग के, वैसे ना क्या कहते हैं इसको, ऑनलाइन लेक्चर में मजे बहुत है, मैम ही अकेले बोलती रहती है। तो देखो बेटा, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ उभार या चीजें, बैक्टीरिया में हम लोगों ने उसको क्या बोला था, मीजोसोम, याद है। सोम मीन्स बॉडी। तो कोई ऐसी बॉडी बन रही होगी ऑब्वियसली जिससे कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, तो वो बॉडी या वो स्ट्रक्चर कैसे है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मैं लेबलिंग कर दे रही हूँ बेटा, कुछ नए स्टूडेंट भी हैं तो वो ध्यान में रखो। आउटर बाउंड्री सेल वॉल है, एंड उसके इनर जो बैरियर है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको अलग अलग नाम भी देते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको साइटोलेमा बोलते हैं, इसको प्लाज्मोलेमा बोलते हैं, तो सारी चीज इसको बोलते हैं, बट आपको लेयर याद रखनी है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसका नेचर होता है फ्लूडिटी का।
वो कुछ शेप, कुछ स्ट्रक्चर, कुछ एक्लिमेटाइज कर सकती है किसी कंडीशन में, वो अपने शेप को चेंज कर सकती है, रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। और सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है। क्लियर? दिस इज अ रिजिड स्ट्रक्चर एंड दिस इज फ्लूइड स्ट्रक्चर। तो फ्लूइड स्ट्रक्चर के आप शेप को चेंज कर सकते हो, ठीक। बट सेल वॉल के केस में मैंने बताया है प्राइमरी सेल वॉल वो एक्सपेंड कर सकती है, उसके लिए इलास्टिक एक्सपेंसिव प्रोटीन वो सब कॉन्सेप्ट वहां पे सेल चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है। बट यहाँ पे आपको बस ये ध्यान में रखना है कि अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर इस तरीके से निकलेगा कि जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस फिगर को ऐसे ही बना भी लोगे तुम लोग, ठीक है। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सपेंड होके बना हुआ है। नाउ पॉइंट इज दैट कि जब साइटोप्लाज्म का फ्लूइड इस तरफ मूव करेगा, साइटोप्लाज्म लिख लेना यहाँ पे, फ्लूइड मूवमेंट करेगा और इधर फ्लूइड का कंटेंट ज्यादा होगा, तो वो ऑब्वियसली जो आप उसके लिए एक पैसेज जैसा बना रखे हो इसमें जाएगा। और ये अब मैं इसकी दूसरी एक साइज बना रही हूँ, ये फुल गया, ठीक है। जस्ट लाइक सेंट्रल वैक्यूल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है, ये फुल गया। अब जब ये फुला बेटा तो इसने किया क्या, सेल वॉल पे प्रेशर लगाना स्टार्ट किया, फोर्स लगाएगा ये सेल वॉल पे। जब सेल वॉल पे फोर्स लगाएगा तो जब तक ये प्राइमरी सेल वॉल है ये क्या करेगी, थोड़ी सी अब एक नया पोजीशन है, थोड़ा सा पुश हो गई है और ये एक्सपेंड हो गई, ये नई वाली सेल वॉल हो गई। क्लियर? तो फंजाई के केस में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये मॉडिफिकेशन होता है दैट इज लोमासोम। क्लियर है बेटा? तो लोमासोम्स प्रेजेंट होते हैं। कोई डाउट? ये स्ट्रक्चर बना के लोमासोम इसको लेबलिंग कर लोगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। जस्ट आप सेल वॉल लिखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन लोमासोम, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लेना जब वाटर फ्लूइड इसमें इंसर्ट करेगा तो ये स्वेल अप हो जाएगी। मूवमेंट रिजल्ट्स इन एक्सपेंशन ऑफ सेल वॉल। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए। क्लियर है बेटा? चलो अब यहीं पे लेक्चर ओवर कर देती हूँ मैं, अदरवाइज कंटेंट ज्यादा। और फंजा एकदम आराम से पढ़ेंगे बेटा, अभी एक आज न्यूट्रिशन तक हम लोग पहुंचे नहीं, तो एक लेक्चर और हो सकता है एक्स्ट्रा लग जाए, तो 2 दिन के लेक्चर और होंगे। हाँ एक इन्फॉर्मेशन थी, एक मिनट आलम मैं भूल भी गई, क्या था, एक क्वेश्चन था। अच्छा मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक के लिए उसका ऑप्शन आंसर की में गलत दिया हुआ है, तो आप सबको पता है बेटा ऐसी चीजें, आंसर की को इग्नोर मार दिया करो, अपने कॉन्सेप्ट पे चला करो। और उसको मैंने सर को कर दिया है फॉरवर्ड, तो वो आपके मार्क्स में उससे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो वी शेप का है तो इट मीन्स कि मेटासेंट्रिक होगा, और एल शेप का है तो वो क्रोमोसोम का पोजीशन क्या होगा, सेंट्रोमियर का टू, मतलब सेंटर से थोड़ा सा पेरिफेरी की तरफ होगा, सेंट्रल फेयर से मूव होगा, तो दैट इज एल शेप। तो उससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन आई थिंक था, तो उसको आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग अपडेट रखो, आंसर की गलत है तो उसको आप अपडेट कर लेना। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे? जरा स्क्रीन पे आ जाओ, अपने वीडियोस ऑन कर लो। मेरे स्क्रीन कहाँ चले गए? अच्छा मैंने आज वीडियो ऑफ कर रखा। कौन कौन है यहाँ पे? आलम, श्रुति, मनाली, सपना यादव तो मैं ही हूँ, पृथ्वी, जिया, पार्थ, इकरा, श्वेत, आयुष, आशना। कैसे चल रहा है पढ़ाई? कॉन्सेप्ट क्लियर? समझ में आ रही है चीजें?